करते थे। उनका बाप मरने से पहले सारी जायदाद राजू के नाम कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि राजू बहुत इंसाफ पसंद है, जबकि बंटी बहुत जालिम और मुतगर्ज है। बंटी को अपने बाप की मौत से ज्यादा इस बात का गम था कि वो मरते हुए सारी जायदाद राजू के नाम कर गया है। अब्बा जी ने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उन्होंने सारी जिंदगी राजू को ज्यादा अहमियत दी और अब मरते हुए भी इंसाफ करके नहीं गए, सारा कुछ राजू के नाम कर गए। लेकिन मैं भी ये सब होने नहीं दूंगा। राजू की एक बेटी थी जिसका नाम चीनू था। राजू की बीवी कुछ ऐसा पहले मर चुकी थी। बंटी की कोई औलाद नहीं थी और उसकी बीवी भी उसी की तरह खुदगर्ज और लालची थी। बंटी जी, ये आपके अब्बा ने अच्छा नहीं किया। मरते हुए सारी जायदाद से राजू के नाम कर गए। आप कोई सौतेले थे भला, ये आपको कूड़ेदान से उठा कर लाए थे। मैं तो इसी उम्मीद पर अभी तक आपके साथ जिंदगी गुजार रही थी कि कम से कम आपका बाप मरते हुए तो आपके लिए कुछ छोड़ कर जाएगा, लेकिन वो तो मरते हुए भी आपको गरीब ही छोड़ कर गया। बस मैं अब ये आम सी जिंदगी नहीं गुजार सकती, मैं अपने मैके जा रही हूँ। अरे नहीं बबी, ये क्या कह रही हो? तुम मुझे थोड़ा वक्त तो दो। तुम देखना, मैं सारी जायदाद अपने नाम लगवा लूँगा। हाँ, आप तो जैसे अपने भाई से कहेंगे और वो सारी जायदाद आपके नाम कर देगा। उसकी तो बैठे बिठाए लॉटरी लग गई है, वो भला अपनी जायदाद तुम्हारे नाम क्यों करेगा? नहीं बबली, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात पर यकीन करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करता हूँ। तुम बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। ये कहकर वो अपनी बीवी को रोक लेता है। अब उनके बाप को मरे हुए कुछ अर्सा गुजर गया था। एक रोज सब घर वाले किसी शादी पर जा रहे थे। भैया, मैं शादी पर नहीं जा सकता, मेरी जरा तबीयत खराब है। अरे क्यों बंटी, चलो ना तुम भी हमारे साथ। नहीं भैया, मेरी तबीयत खराब है, वरना मैं आपके साथ जरूर जाता। बाकी सब घर वाले शादी पर चले जाते हैं, लेकिन बंटी बीमारी का बहाना करके घर पे ही रुक जाता है। कुछ देर बाद बंटी राजू को फोन करके घर बुलाता है। राजू भैया, जल्दी घर आ जाइए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, और चीनू और बबली को मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगी। सिर्फ आप आ जाइए, हम दोनों हॉस्पिटल चले जाएंगे। राजू बंटी की कॉल सुनते ही फौरन घर आता है। रास्ते में ही जाकर बंटी राजू का कत्ल कर देता है। किसी को इस बात की खबर नहीं होती कि राजू का कत्ल बंटी ने ही किया है। पापा, ये सब कैसे हो गया? आपके साथ ऐसा किसने किया? मेरे पापा ने तो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये मेरे पापा के साथ क्या हो गया? पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? राजू की मौत से सिर्फ चीनू ही दुखी थी। बंटी और उसकी बीवी तो खुश हो रहे थे। बंटी जी, ये तो अच्छा ही हो गया, राजू को तो खुद ही किसी ने कत्ल कर दिया। अब उसकी सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। और हाँ, मैं उसकी बेटी चीनू को अपने पास नहीं रख सकती, उसको आप घर से निकाल दीजिएगा। अरे हाँ, हम इस बोझ को अपने पास थोड़ी रखेंगे। बस जायदाद के कागजात अपने नाम होते ही हम इस चीनू को घर से बाहर निकाल देंगे। कुछ दिन बाद जब बंटी जायदाद अपने नाम लिखवाने की कोशिश करता है तो वकील उसको बताता है, अरे बंटी भैया, ये जायदाद आपके नाम नहीं हो सकती। अरे ऐसे कैसे मेरे नाम नहीं हो सकती? मेरे भाई के बाद तो इस जायदाद का वारिस मैं ही हूँ। नहीं बंटी भैया, आपके बाप की वसीयत के मुताबिक ये जायदाद अब चीनू के नाम है। उन्होंने वसीयत की थी कि राजू की मौत के बाद जायदाद चीनू के नाम हो जाएगी, और अगर चीनू की मौत 18 साल से पहले हो गई तो ये जायदाद यतीमों के नाम चली जाएगी। वकील साहब, चीनू तो अभी बच्ची है, वो इस जायदाद को कैसे संभालेगी? अगर चीनू खुद ये जायदाद मेरे नाम कर दे फिर तो हो सकती है ना? नहीं बंटी भैया, वसीयत के मुताबिक चीनू 18 साल से पहले ये जायदाद किसी के नाम नहीं कर सकती। बंटी ये सब पहले नहीं जानता था कि राजू की मौत के बाद जायदाद चीनू के नाम हो जाएगी। बंटी जी, आपकी तो किस्मत ही फूटी है, आपके हिस्से कुछ नहीं आ सकता।
आपके बाप ने तो कोई खास दुश्मनी निकाली है आपसे। हाँ बबली, कह तो ठीक रही हो, मेरा बाप मुझसे कोई दुश्मनी निकाल कर गया है। अब इतनी छोटी सी बच्ची इतनी जायदाद का क्या करेगी। चीनू तो अभी सिर्फ 4 साल की है, जब तक वो 18 साल की नहीं होगी ये जायदाद हमारे नाम नहीं हो सकती। अब तो इस चीनू को अपने घर में ही रखना पड़ेगा। बंटी और बबली को मजबूरन चीनू को अपने घर पर ही रखना पड़ता है, लेकिन उनका सलूक चीनू के साथ बहुत ही बुरा था। वो सारा दिन चीनू से घर का काम करवाते रहते। इतना काम करने के बावजूद वो उसको बहुत डांटते और बहुत मारते। वो लोग चीनू को स्कूल भी नहीं दाखिल करवाते ताकि वो पढ़ लिख ना सके और जायदाद के मामलात को ना समझ सके। चीनू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। चीनू कई बार उनसे कह चुकी थी कि वो उसको स्कूल में दाखिल करवाएं, लेकिन वो उसको स्कूल दाखिल नहीं करवाते थे। चाचा, चाची, आप लोग मुझे स्कूल में दाखिल करवा देना, मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। ये लड़की, तुझसे कितनी दफा कह चुकी हूँ कि तुझे स्कूल दाखिल नहीं करवाना। ये तीसरी बार तो मुझसे यही बात कर रही है। लगता है तुझे ऐसी बात समझ नहीं आएगी। अब बोल, कभी स्कूल का नाम लेगी, कभी पढ़ाई का नाम लेगी? नहीं चाची, मुझे छोड़ दे, मैं आइंदा कभी पढ़ाई का नाम नहीं लूंगी। आइंदा मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी कि मुझे स्कूल में दाखिल करवाएं। चाची मुझे छोड़ दे चाची। अब तुझे अच्छी तरह बात समझ आ गई होगी। अगली बार स्कूल का नाम लिया तो इस आग के अंदर ही जला डालूंगी। इसी तरह वो लोग छोटी छोटी बात पर चीनू पर जुल्म करते। चीनू की जिंदगी उस घर में बहुत मुश्किल गुजर रही थी। इसी तरह बहुत अरसा गुजर जाता है। चीनू अब 17 साल की हो चुकी थी। बस 1 साल ही रह गया है इस चीनू के 18 साल के होने में। इसकी सारी जायदाद अपने नाम लगवाकर हम इसकी शादी कर देंगे। हाँ बंटी जी, अच्छा ही होगा, इस मनहूस से जान छूट जाएगी हमारी। आप ऐसा करें, जायदाद के कागजात तैयार करवा के रखें। हाँ, ये देखो मैंने तो जायदाद के कागजात तैयार भी करवा लिए हैं। वाह बंटी जी, आप तो बहुत स्मार्ट हैं। एक रोज बंटी और बबली घर पर नहीं थे। घर पे सिर्फ चीनू ही मौजूद थी। दरवाजे पर दस्तक होती है। चीनू की खाला अपने बेटे के साथ चीनू को मिलने के लिए आई थी। माफ कीजिएगा आंटी, मैंने आपको पहचाना नहीं है। आप कौन हैं? बेटा तुम चीनू हो ना? जी मैं तो चीनू ही हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। चीनू बेटा, मैं तुम्हारी खाला हूँ। बचपन में तुमसे मुलाकात हुई थी। तुम्हारी माँ के मरने के बाद हम लोग शहर चले गए। मैं कई दफा आई तुमसे मिलने के लिए, लेकिन हमेशा तुम्हारी चची ही दरवाजा खोलती थी और वो मुझे तुमसे मिलने नहीं देती थी, बल्कि उसने तो मुझसे झूठ कहा कि चीनू यहाँ पर रहती ही नहीं है। अरे खाला, आइए आप अंदर आ जाइए। चीनू की हालत देखकर उसकी खाला समझ जाती है कि यहाँ चीनू के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। खाला के बेटे का नाम पुप्पू था। पुप्पू एक वकील बन रहा था। चीनू और उसकी खाला बैठकर बातें कर रही थी। कुकू की नजर अचानक उस फाइल पर पड़ती है जिसमें जायदाद के कागजात पड़े हुए थे। कुकू अपनी माँ को और चीनू को सारी बात बताता है। मम्मा, असल में इसके चचा और चची इसको इसीलिए अपने पास रखे हुए हैं और वो इसीलिए चीनू को आपसे मिलने नहीं देते थे। चीनू अगले साल जैसे ही 18 साल की होगी, वो लोग इससे ये सारी जायदाद अपने नाम लगवा लेंगे। जायदाद नाम होने के बाद वो चीनू के साथ पता नहीं क्या सलूक करेंगे। चीनू मेरी बच्ची, ये लोग अच्छे नहीं हैं। इतने सालों से ये तुझ पर जुल्म कर रहे हैं। ना तुझे पढ़ाया लिखाया, ना ही तुझे बाहर कभी निकलने दिया। ये लोग इसीलिए तुझे इस घर में कैद करके रखते थे। चल चीनू, आज तू मेरे साथ चल। आज से तू मेरे पास ही रहा करेगी। चीनू की खाला चीनू को अपने साथ लेकर चली जाती है। साथ ही वो लोग जायदाद के सारे कागजात भी ले जाते हैं। बंटी और बबली जब घर आते हैं तो वो शोर मचा देती हैं। अरे बंटी जी, वो मनहूस चीनू जायदाद के कागजात लेकर यहाँ से फरार हो गई। क्या? ये तुम क्या कह रही हो?
उसको तो पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको कहाँ से पता चल गया कि कागजात क्या चीज होते हैं। 17 साल से कई बार ये कागजात उसके सामने से गुजरे, लेकिन उसको तो इन सब चीजों की समझ ही नहीं है। अरे बंटी जी, हम लोग तो बर्बाद हो गए। वो चीनू इतने साल हमारे सर पे सवार भी रही और आखिर में हमें क्या मिला? अरे तुम तो एकदम से ही शोर मचा देती हो, सबर नाम की चीज नहीं है तुम में। मैं देख कर आता हूँ, आखिर ये चीनू जा कहाँ सकती है। बंटी सारा दिन चीनू को ढूंढ कर घर वापस आता है। जैसे ही बंटी घर वापस आता है, बबली बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। नहीं मिली ना वो मनहूस चीनू, कितनी शातिर दिमाग निकली वो, हमें इतने अरसे से बेवकूफ बना रही थी वो। असल में बेवकूफ तो मैं हूँ, जो तुम जैसे निकम्मे की बातों में आकर मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। बबली, मेरा मीटर पहले ही घुमा हुआ है, उल्टी सीधी बातें करके कुछ और मत करवा लेना मुझसे। क्या करेंगी आप आखिर? अरे मैं तुम्हें भी राजू भैया की तरह ऊपर पहुंचा दूंगा। गुस्से में बंटी के मुंह से निकल जाता है कि राजू का कत्ल उसी ने किया था। क्या? राजू भैया का कत्ल आपने किया था? बंटी और बबली की उस रात बहुत लड़ाई होती है। बबली सोचती है कि जो आदमी अपने भाई का कत्ल कर सकता है, वो गुस्से में आकर मेरे साथ भी ऐसा कुछ कर सकता है। बबली उस रात बहुत गुस्से में थी। बंटी उससे झगड़ा करने के बाद घर से बाहर चला जाता है। बंटी बाहर जाकर सोचता है, इस मनहूस औरत ने तो कितने सालों से मुझे तंग कर रखा है, आज इस पे जान चुरा ही लेता हूँ। ये सोचकर बंटी बबली की पसंद की पानी पूरी खरीदता है और उसमें जहर मिला देता है। दूसरी तरफ बबली भी गुस्से में आकर बंटी के चाय के कप में जहर मिला देती है। अरे बबली, ये देखो, मैं तुम्हारी पसंद की पानी पूरी लेकर आया हूँ। मुझे एहसास हो गया है, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। हाँ बंटी जी, मुझे भी एहसास हो गया है, मुझे आपसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। ये देखिए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई है। इधर बंटी जहर वाली चाय पी लेता है और उधर बबली जहर वाली पानी पूरी खा लेती है। उन दोनों की वही मौत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? हम कितने दिन से स्कूल भी नहीं गए, ना ही दोस्तों के साथ खेलने जा सकते हैं। ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। अरे बेटा, मुझे क्या पता ये बारिश कब रुकेगी। पूरे हफ्ते से बारिश लगातार हो रही है, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। सारे काम रुके हुए हैं, अब तो घर में अनाज भी खत्म होने वाला है। इतने में बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर दरवाजे पर एक बुढ़िया खड़ी थी। अरे माँ जी, आप कौन हैं और इतनी बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे बिटिया, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे अपने घर के अंदर आने दो। बारिश बहुत तेज है और मैं भीग रही हूँ। अरे माँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसे कैसे अंदर आने दूँ? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। बेटा, मैं पिछले मोहल्ले में अपने पोते के साथ रहती थी। हफ्ता हो गया है बारिश होते हुए, मेरा कच्चा मकान टूट गया बारिश की वजह से, और मेरा पोता बहुत छोटा था, वो इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सका। उस बेचारे की कल मौत हो गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। बेटी, मेरी मदद करो, मैं बहुत मजबूर हूँ। एक मेरा पोता ही मेरा सहारा था, अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। चीनू को उस बुढ़िया पर तरस आ जाता है और वो उसको अंदर बुला लेती है। माँ जी, आपको यकीनन भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ, आप खाना खाकर आराम कर लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटी, मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। तुम फिक्र ना करो, बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे माँ जी, आप जाने की फिक्र ना करें, आपका जब तक दिल करे आप मेरे घर पे रहें। आप इस उम्र में आप कहाँ जाएंगी? आप बहुत आराम से मेरे घर पर जब तक आपका दिल करे रुके। चीनू उसको खाना देने के बाद बहुत आरामदायक बिस्तर देती है। अगले दिन चीनू किचन में काम कर रही थी।
गुड़िया उसकी बेटियों के साथ गपशप लगा रही थी। बच्चों, आज से तुम लोग मुझे दादी कहना। क्या हम आपको दादी बुलाया करें? हाँ ना बच्चों, आप मुझे अपनी दादी ही समझो। मम्मा, मम्मा, दादी वापस आ गई। दादी? तुम्हारी दादी और पापा को गुजरे हुए तो 6 महीने हो गए। नहीं मम्मा, अब से ये हमारी दादी है, हम इन्हें दादी बुलाया करेंगे। ये बात सुनकर तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बिटिया, क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगी? माँ जी, बस कुछ पुरानी यादों ने मेरी आंख नम कर दी। टूनी और बबली की दादो उनसे बहुत प्यार करती थी। मेरे शौहर भी बहुत अच्छे थे। हमारी जिंदगी इस घर में बहुत खुशी से गुजर रही थी। एक दिन टूनी और बबली के पापा अपनी माँ के साथ अस्पताल गए हुए थे। वापसी पे उनका एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की वही मौत हो गई। आज बच्चियों ने आपको दादो बुलाया तो मुझे उनकी याद आ गई। बेटी, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। माँ जी, आपका तो कोई नहीं है, ना ही आपका कोई ठिकाना है। आप आज से मेरे घर पर ही रहें। अरे नहीं बेटी, मैं क्यों इस उम्र में तुम पर बोझ बन जाऊं? बारिश रुकते ही मैं कोई इंतजाम कर लूंगी। अरे नहीं माँ जी, बोझ बनने वाली क्या बात है? मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे पास ही रहेंगी तो। बच्चियाँ भी देखे ना आपके साथ कितनी खुश हैं। इन्होंने तो आपको दादो कहना भी शुरू कर दिया है। गुड़िया कुछ ही दिनों में उस घर में ऐसी जगह बना लेती है जैसे बरसों से यही रह रही थी। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है। शुक्र है बारिश रुक गई, कितने काम रुके हुए थे। आज तो सारा अनाज भी खत्म हो गया था। माँ जी, आप बच्चियों का ख्याल रखिएगा। मैं आज जरा देर से आऊंगी। बहुत सारा अनाज इकट्ठा करना है। पिछला इकट्ठा किया हुआ अनाज तो सारा का सारा खत्म हो गया है। अरे ठीक है बेटी, तुम फिक्र ना करो बच्चियों की, मैं हूँ इनके पास। वो गुड़िया अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। असल में वो गुड़िया एक डाकुओं की गैंग का हिस्सा थी। ये गुड़िया इसी तरह लोगों का एतमाद जीतकर उनके घरों में चोरियां करती थी। चीनू जैसे ही घर से जाती है, वो गुड़िया अपने गैंग को फोन करती है। चीनू की बेटियां बबली और टूनी बहुत सियानी थी। वो दोनों उसको कॉल पे बात करते हुए सुन लेती हैं। अरे कहाँ मर गए हो तुम लोग? वो चीनू शाम को वापस आएगी, अभी बहुत वक्त है। हम लोग आराम से घर का सारा माल लूट सकते हैं, जल्दी आ जाओ तुम लोग। टूनी और बबली उस बुढ़िया से किसी बात का जिक्र नहीं करती। वो लोग घर में पड़े हुए सारे औजार छुपा देती हैं, ताकि वो बुढ़िया दरवाजा तोड़कर बाहर न निकल सके। और वो दोनों घर को बाहर से ताला लगाकर चली जाती हैं। वो जल्दी से अपनी माँ के पास चली जाती हैं। माँ, वो बुढ़िया अच्छी नहीं है। वो किसी को फोन पर कह रही थी कि इस घर में आ जाओ, हम लोग चोरी करते हैं। हम लोग उसको घर में बंद करके आ गए हैं। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। अभी हम पुलिस स्टेशन से पुलिस को साथ ही लेकर जाएंगे। वो तीनों पुलिस को लेकर घर पर पहुंच जाती हैं। पुलिस वाले जैसे ही बुढ़िया को देखते हैं, वो चीनू से कहते हैं, अरे चीनू बहन, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। इस बुढ़िया को तो हम लोग कितने सालों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये और इसका गैंग हमेशा वारदात करके भाग जाते हैं। चलो बुढ़िया, अब तो जेल ही तुम्हारा ठिकाना है। एक बार की बात है, गोरी कौवी और कालू कौवा साथ में रहते थे। तभी गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, शादी को 7 साल पूरे होने को है, अभी तक मेरी गोद सुनी है। पता नहीं कौन सा पाप किया था मैंने, जो भगवान मेरी गोद ही नहीं भरा। इतनी प्रार्थना कर ली है, कब हमारी मनोकामना पूरी होगी भगवान ही जाने, पूरी होगी भी या नहीं। इतना कहकर गोरी कौवी रोने लग जाती है। तभी कालू कौवा कहता है, तुम निराश क्यों होती हो? कभी न कभी तो भगवान तक हमारी बात पहुंचेगी ही, और भगवान हमारी मनोकामना को पूरी करेंगे। कालू कौवा की बात सुनकर गोरी कहती है, देवर जी के घर से फोन आया था। उनकी पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है।
जिन्हें देखने हमें भी बुलाया है। इतना सुनकर कालू कौवा कहता है, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम अभी निकलते हैं उनके घर के लिए। इसी बहाने माँ पापा जी से भी मिल लेंगे। इतना कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने छोटे भाई के घर के लिए निकल जाते हैं। कालू कौवा के भाई का नाम था टीलू और टीलू की पत्नी का नाम था टुनटुन। अपने भाई के घर पहुंचकर कालू कौवा अपने भाई से कहता है, बधाई हो मेरे छोटे भाई। इधर गोरी कौवी भी टुनटुन को बधाई दे रही होती है कि तभी वहाँ टीलू और कालू कौवा की माँ आ जाती है, जो टुनटुन को बहुत गुस्से से देखती है, जिसकी वजह से टुनटुन अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। हे टीलू, तुमने इन्हें क्यों बुला लिया? इस बांझ को बुलाकर क्या तू अपनी भी किस्मत को फोड़ना चाहता है? इन्हें बुलाकर तूने तो पूरी खुशी को मातम में ही बदल डाला। कालू कौवा के पिताजी अपनी पत्नी के पास जाकर चुप रहने के लिए कहते हैं, पर कालू कौवा की मां नहीं मानती और गोरी को खरी खोटी सुनाती ही जाती है। तभी कालू कौवा अपनी मां से चिल्लाते हुए कहता है, माँ ये क्या बोल रही हो तुम? एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए ऐसा कहना क्या शोभा देता है? कालू कौवे की बात सुनकर कालू कौवा की माँ और भी ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में कहती है, अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आ रही? तेरे छोटे भाई के बच्चे हो गए और तू है कि अभी भी इस बांझ के साथ है और कभी भी बच्चों का सुख नहीं देख पाया। अगर मेरा कहना मान लिया रहता और दूसरी शादी कर ली रहती तो आज तुम भी अपने बच्चों के साथ खुश रहता और तेरे भी घर बस गए रहते और तू भी अपने छोटे भाई के तरह अपने बच्चों का मुंह देखकर खुशी खुशी अपना जीवन जी पाता। तभी टीलू गुस्से में अपनी माँ से कहता है, बस करो माँ, भैया भाभी कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगी। ये सब आपको कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये है कि आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपको कुछ बोलना नहीं चाहते। उन्हें आपने घर से तो निकाल दिया है, हमारे दिल से नहीं। ये मेरे मेहमान हैं और मेरे मेहमान भगवान की तरह होते हैं और आपने मेरे भगवान का अपमान किया, इसलिए मैं भी अब अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। आप रहिए अपने घमंड के साथ। टीलू को जाते देखकर टीलू के पिताजी कहते हैं, रुको बेटा टीलू, तुम्हारी माँ की घमंड की वजह से मैंने अपने पहले बेटे को तो खो ही दिया है, अब तुम्हें भी नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम जहाँ भी जाओ। ये सब देखकर गोरी कौवी कहती है, हो जाइए आप सब। और आप सब ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये लड़ाई बंद कीजिए। ये लड़ाई यहाँ हमारे आने की वजह से हुई है। हम सिर्फ टीलू के बच्चे को देखने आए थे, जो कि हमने देख लिया। अब हम यहाँ से चलते हैं। गोरी के ऐसा कहने के बाद गोरी और कालू कौवा वहाँ से उड़ने वाले होते ही हैं कि तभी उनकी माँ बीच में आ जाती है और गोरी कौवी से कहती है, मुझे माफ कर दो गोरी, तुम यहाँ से मत जाओ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरे अहंकार की वजह से। मैं तुम दोनों को तो खो चुकी हूँ और अपने इन बच्चों और अपने पति को नहीं खोना चाहती। और तुम सब भी हमारे साथ रहो। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती का एहसास है मुझे। हमें छोड़कर मत जाओ और हमारे साथ ही रहो। कालू कौवे की माँ की बात सुनकर गोरी कौवी कहती है, अभी आप ये क्या कर रही हैं? आप हमसे बड़ी हैं, कृपया आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास है, इतना हमारे लिए बहुत है। और हाँ, आपने सही कहा, अब हम सब एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहेंगे। माँ को गलती के एहसास होते देखकर सारा परिवार खुश हो जाता है और एक दूसरे के गले लग जाता है। इस तरह बिछड़ा परिवार दोबारा मिल जाता है। सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन उनकी खुशी दुगनी हो जाती है और गोरी कौवी भी अपने 5 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है, जिसके बाद गोरी कौवी और कालू कौवे का भी घर पूरी तरह से बस जाता है और सारा परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। परिवार में नोक-झोंक तो चलता ही रहता है, पर परिवार तभी पूरा होता है जब सभी लोग साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए रहे।